एवरीवन, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास ऑप्टिक्स की पार्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर चलती है। और इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 10, उसके अंदर अपन देखा था लंगराज नियम या हेल्महोल्ट्ज संबंध, वो क्या होता है। जो अपने पास फॉर्मूला आया था μ1 h1 tan θ1 बराबर μp hp tan θp, यानी बहुत सारे माध्यम अपने पास हो तो उसके लिए क्या इक्वेशन अपने पास हो सकती है। ठीक है, इससे पहले अपने पढ़ा था वो था आपका आबे का साइन कंडीशन। दोनों मिलते जुलते हुए, बस फर्क इतना सा, एक जगह साइन थीटा हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, टेन थीटा आ रहा है। आज अपन पढ़ेंगे अगर आपके पास थिक लेंस हो, बड़ा लेंस हो, मोटा लेंस हो, जिसके हाइट बहुत ज़्यादा हो अंदर से, ठीक है, तो उससे अपवर्तन रिफ्लेक्शन किस प्रकार होगा एंड उसकी फोकल लेंथ अपने को निकालनी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अच्छा टॉपिक ये भी, तो चलो आइए आज अपन हेडिंग डालते हैं। आज का अपना टॉपिक हो जाएगा मोटे लेंस से अपवर्तन, मोटे लेंस से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी, तथा फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, ये अपने को निकालना। ओके, तो इंग्लिश में अपन लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस, थिक मतलब मोटा, एंड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, जिसको अपन एफ डैश से लिखेंगे। ओके, मोटे लेंस से अपवर्तन तथा उसकी अपने को क्या बतानी है, फोकस दूरी बतानी है। चलो आइए अपन डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले एक अपन ऐसे मोटा लेंस ले लेते हैं यहाँ पर इस जगह। ये अपना मोटा लेंस हो गया, ठीक। और ये इसकी मेन एक्सिस हो गई, जो बिल्कुल सेंटर में से होकर आगे की तरफ जा रही ऐसे, ठीक है। एक्स और एक्स डैश इसकी मेन एक्सिस हो गई, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एक्स डैश, ठीक। एक्स और एक्स डैश इसकी मेन एक्सिस हो गई, और बीच में सेंटर में बिल्कुल ऐसे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी ऐसे, ठीक है। इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1, ठीक है, इस माध्यम का अपवर्तनांक हो गया μ2, वापस बाहर निकलते इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, वापस μ1, ठीक है। μ1 μ2 और μ1। चलो आइए पहले अपन लिखते जाते हैं। मैंने आपको पहले बोला है पॉइंट टू पॉइंट अपन लिखते जाएंगे और उसके बाद कैसे क्या हो रहा है सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो अपन सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि माना एल एम एन तथा एल डैश एम डैश एन डैश, एल एम एन तथा एल डैश एम डैश एम डैश दो गोलीय अपवर्तक सतह हैं, दो गोलीय अपवर्तक सतह हैं, ठीक है, सामने से हो रही। कैसे, आइए अपन बताते हैं। एल एम और एन, एल डैश एम डैश और एन डैश, ये अपनी गोलीय अपवर्तक सतह हो गई। आप चाहो तो इसको अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या है, कर्वेचर ऑफ रेडियस, जिसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रम से R1 व R2 हैं, ठीक है। दो अपने पास एल एम एन एंड एल डैश एम डैश एन डैश दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी अपने पास R1 और R2 है। फिर आगे चलिए, जो एक दूसरे से एम डैश बराबर टी दूरी पर है, ठीक है। ये दोनों की, इसकी लेंस की वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो मतलब इसकी यहाँ पर कितनी हाइट होगी, स्मॉल टी। एम डैश चौड़ा है ना, मतलब दोनों जो आपका मोटा लेंस है उसके बीच की अंदर की हाइट कितनी हो रही, स्मॉल टी हो रही, एम डैश बराबर स्मॉल टी है। चलो आ गए वापस, तथा लेंस के बाहर के
बाहर का अपर्तनांक μ1 एवं अंदर का अपर्तनांक μ2 है, एवं अंदर का अपर्तनांक क्या है, μ2 है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है, ये बाहर का अपर्तनांक μ1, वापस बाहर निकलते ही μ1 और अंदर का अपर्तनांक क्या है, μ2 है। यस, आगे चलिए वापस। इस सिस्टम को थिक लेंस कहते हैं। इस सिस्टम को थिक लेंस यानी मोटा लेंस। ठीक है, इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, मोटा लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो आइए एक बार इसको अपन वापस एक्सप्लेन कर लेते हैं। अपन ने क्या लिखा कि माना LMN और L डैश M डैश N डैश क्या है, दो गोलीय अपवर्तक सतह हैं, डायग्राम में सामने दिख रही। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी वक्रता त्रिज्या कर्वेचर ऑफ रेडियस क्या होगी, R1 और R2। पहले वाले के लिए R1 हो जाएगी और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगी, R2। मतलब इस पोल से यहाँ आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा O। ठीक है, इस पोल से इधर, इस लेंस के लिए इधर हो जाएगी और इस सेंटर से उधर उसकी वक्रता त्रिज्या R2 होगी। फिर आगे देखिए अपन ने लेंस के दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, T दूरी पर है। फिर उसके बाद लेंस के बाहर का अपर्तनांक μ1 है, बाहर साइड का अपर्तनांक μ1 तथा अंदर का अपर्तनांक क्या है, μ2 है। और इस सिस्टम को थिक लेंस कहते हैं। इसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, मोटा लेंस कहते हैं। अब आ गए वापस, इसको मिटाऊंगा, अपने पास स्पेस कम है, मैंने आपको पहले ही बताया है ना। अपन टॉपिक क्या चल रहा है अपना, रिफ्लेक्शन निकालना थ्रू थिक लेंस। थिक लेंस के द्वारा अपने को अपवर्तन बताना है। चलो आगे चलिए। यस, आगे क्या होगा, वापस अपना पॉइंट टू पॉइंट। माना AB मुख्य अक्ष के समांतर, माना AB मुख्य अक्ष के समांतर, माना AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, आपतित किरण है। ऐसे देखिए, यहाँ से ये गई आपकी ABS, ये यहाँ जाकर इस पृष्ठ टकराई। ठीक है, A और थोड़ा इसको L को ऊपर कर लीजिए, B। AB मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी, आपकी आपतित किरण होगी। फिर इसके बाद क्या होता है, यह किरण, यह किरण दो अपवर्तनों के कारण, दोनों पॉइंट से अपवर्तन होगा। यह किरण दो अपवर्तनों के कारण इससे भी घूमेगी, वापस अगले वाले पॉइंट से भी घूमेगी। तो अपन कह सकते हैं कि यह किरण दो अपवर्तनों के कारण क्रमशः BC तथा CF डैश किरण के रूप में निर्गत होती के कारण क्रमशः BC तथा CD के रूप में निर्गत होती हैं। या CF डैश अपन कह सकते हैं यहाँ पर, CF डैश। ठीक है, तो चलो आइए, सबसे पहले यहाँ से ये अपवर्तित होकर यहाँ जाएगी इस पॉइंट पर। ठीक, यहाँ गई, फिर उसके बाद यहाँ से वापस अपवर्तित होती हैं और ऐसे आकर मिल जाती। देखो तीन रूप में हुआ, यहाँ गई, B से अपने पास कहाँ गई है, C पॉइंट पर, BC, और एक आपका क्या हो गया वापस इधर अपवर्तित होकर CF डैश पर। ठीक है, अगर अपन इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं, अगर आप इस किरण को पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ से लगेगा इस साइड से आती हुई प्रतीत हो रही कोई पर्टिकुलर D बिंदु से। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ किरण का खेल है पूरा, थोड़ा डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक ठीक है, ये किरण गई AB आपतित किरण हुई लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, और मान लिया इसकी हाइट यहाँ पर h है, इसकी हाइट अपन ने क्या मान ली, h मान ली। ठीक है, और ये यहाँ से पहले लेंस से अपवर्तित हुई, फिर हल्की सी वापस दूसरे लेंस से अपवर्तित हुई, तो एक तो BC मिल गई और लास्ट में CF डैश मिल गई अपने को। लेकिन अगर अपन इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाए तो ये किरण कहाँ पर, इस D बिंदु पर आकर मिलती, ये अपने को चीज़ें देखनी। ठीक है, चलो आगे आइए वापस, आगे क्या होगा अपने पास, यदि AB तथा CF डैश को पीछे बढ़ाते हैं, यदि AB तथा CF डैश को पीछे बढ़ाते हैं
थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ए बी तथा सी एफ डैश को पीछे बढ़ाते हैं, ए बी तथा सी एफ डैश को पीछे बढ़ाते हैं तो पी बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलेगी ये? पी बिंदु पर। तो पी बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, चलो आइए आप इसको पीछे बढ़ाइए। ये गई ऐसे, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी ऐसे। इसको अगर अपन पीछे बढ़ाएंगे ऐसे तो थोड़ा इसको अपने को ज़्यादा ढील देनी है। डायग्राम में थोड़ा क्या है, किरण में इसमें दिक्कत आ जाती है अपने को, इसको अपने को ज़्यादा घुमाना है यहाँ से, है ना। ये किरण आपकी पूरी ऐसे घूम जाएगी, ठीक। और आप जब इसको पीछे बढ़ाओगे, इसको क्या करना, अपने को पीछे बढ़ाना है, ठीक है। तो अपन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही। ये दोनों पी बिंदु पर, देखिएगा आप डायग्राम ध्यान से देखिए, ये दोनों यहाँ से पी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जब अपन इसको पीछे बढ़ाया तो ऐसे लगा कि दोनों किरणें कहाँ से आ रही है? पी बिंदु से आ रही। थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि एफ डैश, ठीक है, इस किरण को ऐसे पीछे बढ़ाया अपन ने। थोड़ा डायग्राम है ना, अपनी जो रेज है वो ऊपर नीचे हो रही, बट आप पॉइंट टू पॉइंट इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हो गया अपना डायग्राम। और अपन ये मान लिया h, और यहाँ से जो इमेज बन रहा है इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी h डैश। यहाँ से हाइट कितनी होगी? h डैश। जहाँ पर आपका इमेज बन रहा है उसकी हाइट h डैश, और ऑब्जेक्ट, इस मुख्य अक्ष से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है? h हाइट पर ऊपर है, ठीक है। ये अपना डायग्राम हो गया। मतलब अपन ने सी एफ डैश को ऐसे पीछे बढ़ाया, पी बिंदु पर मिली, और ए बी को भी अपन ने पीछे बढ़ाया, कहाँ जाकर मिली? है पी बिंदु पर मिली। ये अपन ने लिखा। आगे चलिए वापस आप, माना ओ एफ डैश, माना ओ एफ डैश बराबर एफ डैश प्रतिबिंब की फोकस दूरी है। प्रतिबिंब की क्या है? फोकस दूरी है। प्रतिबिंब की फोकस दूरी है, ये अपने को निकालनी। ओ एफ डैश यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन किससे लिख रहे हैं? स्मॉल एफ डैश है। यही है इमेज की फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? यहाँ तक ठीक है आपके? अब अपने को यही निकालनी, मोटे लेंस से अपवर्तन एफ डैश का मान कितना होता है वो अपने को निकालना है। और इसके अंदर क्या पढ़ दिया इसने? कोई पर्टिकुलर म्यू2 परावर्तन का अपवर्तनांक कैसे भरा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भर सकते हो इस वक्त, क्योंकि मोटा लेंस है अपना। बस इन किरणों को ध्यान में देखिएगा। ये किरण एक बार अपवर्तित हुई, फिर वापस तीसरे रूप में अपवर्तित हो गई। इस किरण को पीछे बिड़ाया, इस फर्स्ट वाले से जो अपवर्तित हो रही किरण, इसको पीछे बिड़ाया, यहाँ जाके मिल रही है। और इस किरणों को अपने पीछे की ओर बढ़ाया तो पी बिंदु पर, इसको भी पीछे बढ़ाया तो पी बिंदु पर मिलती है। चलो आइए आगे, थ्योरी हो गई अभी। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं कि जो मोटे लेंस से अपवर्तन होगा एफ डैश, उसका मान कितना होगा, ठीक है। आ गया ये। तो प्रथम गोलीय पृष्ठ जो आपका बन रहा है LMN, फर्स्ट रिफ्रेशिंग सरफेस, जो आपका प्रथम गोलीय पृष्ठ हो रहा है, प्रथम गोलीय पृष्ठ जिसको अपन बोलेंगे LMN, प्रथम गोलीय पृष्ठ LMN से पहला आपका सरफेस है LMN। इसके ऊपर जब कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो उसका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके बारे में अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो प्रथम गोलीय पृष्ठ LMN से आपतित किरण AB के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से क्या होता है? गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र अपन ने पीछे निकाल रखा है। जो होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, फिर उसके बाद अपन इसके अनुसार चेंज करेंगे। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये तो होता है फॉर्मूला, अपने को पता है। अब अपने को इसको चेंज करना है। वो चेंज अपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए आप md इन्फिनिटी r1 पहले के लिए कर रहे हैं। तो पहले के लिए आपको पता है कि इस पहले के v का मतलब क्या होता है? इमेज की डिस्टेंस। v का मतलब क्या होता है? इमेज की दूरी। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो पहला अपवर्तन पृष्ठ है उसके लिए इमेज यही बन रहा है, जो कहाँ पर जाकर मिलता है? डी बिंदु पर। भाई अपन ने इस किरण को पीछे बढ़ाया, इस वाली किरण को ऐसे, है ना, ये दो रूप में हो गई। तो ये किरण कहाँ जाकर मिल रही है? एमडी के लिए। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर साइड में कि
यहाँ पर V तो हो गया आपका MD, ठीक है, और U आपका क्या है अनंत, और R आपका क्या है R1। ये चीज़ें ध्यान रखना प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए। बहुत ये देखो मुख्य अक्ष से समांतर कहीं अनंत से किरण आ रही और अनंत से किरण आकर यहाँ आकर मिलती। और एक चीज़ और, आपका μ1 वाला माध्यम हवा वाला माध्यम है, और हवा के लिए इसका μ1 का मान कितना होता है 1 होता है। ये चारों चीज़ अपने पास हो गई। तो चलो आइए इसको अपन सोल्व करते हैं। μ2/v की जगह मैं क्या लिखूंगा md, यानी m इस पोल से इस d तक की दूरी md बराबर माइनस μ1 का मान कितना हो गया 1, क्योंकि हवा के लिए माध्यम का अपवर्तनांक μ1 कितना होता है 1/∞, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, बराबर μ2 माइनस μ1/r1। क्लियर, μ2 माइनस μ1 क्या हो गया अपने पास r1। आप चाहो तो इसको और सोल्व कर सकते हो। कैसे कि ये मान आपका 0 हो गया, ये मान 0 होने के बाद अपने पास क्या आ गया μ2/md बराबर μ2 माइनस μ1/r1, ठीक है। μ2/md बराबर μ2 माइनस μ1/r1। आप यहाँ से md का मान निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ से md निकालते हो तो md बराबर md उधर चला जाएगा आपका, और ये मान सारा इधर आ जाएगा। तो md बराबर μ2r1/μ2 माइनस μ1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये काम आएगी आगे। md यानी पहले अपवर्तन पृष्ठ के लिए ध्रुव से इमेज की दूरी। अब ये इसके लिए दूसरे वाले के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। कैसा है देखो, पता है ये अपने पास md का मान आगे चाहिए, इसलिए अपन ने md निकाल लिया। अपन ने क्या देखा, वापस आइए कि माना प्रथम गोलीय पृष्ठ एलिमेंट से आपतित किरण AB के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये अपने को पता है। फिर अपन ने देखा कि v पहले के लिए कितना हो जाएगा md, v का मान कितना होता है पहले के लिए md, ठीक है। इसी प्रकार μ2/md माइनस μ1 हवा का माध्यम में 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है, बराबर μ2 माइनस μ1/r1। तो यहाँ से मैंने md का मान निकाला। अब देखिए अपन दूसरे के लिए करेंगे ना, दूसरे के लिए करेंगे, ध्यान रखना। जैसे अब अपना जो अपवर्तनांक अलग लिखा जाएगा, μ2 पहले था, उसके नीचे v आया, और μ1 के नीचे क्या है u आया। अब अपन इसको वापस चेंज करते हैं। इसी प्रकार दूसरे के लिए देखते हैं। चलो आइए यहाँ तक, ठीक है। अपने पास एक समीकरण बन गई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जो काम आएगी अपने। md बराबर क्या समीकरण है अपने पास, μ2r1 अपॉन μ2 माइनस μ1, आगे काम आएगी, इसलिए ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलो आगे आइए। अब अपन क्या करेंगे, ऐसा कैसे अपन सेकंड वाले प्रोसेस के लिए करते हैं। तो सेकंड वाले प्रोसेस के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, द्वितीय सतह L डैश M डैश M, द्वितीय गोलीय पृष्ठ L डैश M डैश N डैश से गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से। वही पहले एक बार अपन अपवर्तन सूत्र लिख देते हैं, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। ये अपने पास होता है। अब अपने को दूसरे के लिए लिखना है, तो दूसरे के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आपको पता है, एक बार मैं लिख लेता हूँ। 2μ1 बराबर 1/1 μ2 इक्वल टू होता है अपने पास μ2/μ1। यही लिखते हैं अपन, 2μ2 μ1/μ2 gμa। अच्छा एक बार इसको gμa लिखते हैं, gμa बराबर 1/a μg बराबर μ1/μ2, ठीक है। एक बार पहले मैं ना मान लिखता हूँ। एक तो ये हो गया आपके पास, तो यहाँ से अगर अपन देखते तो 1/a μg, 1/a μg बराबर 1/μ2, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। और अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, m डैश f डैश और m डैश d, m डैश f डैश। v किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, v हो गया आपका m डैश कहाँ पे चला गया, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर लिख देते इसका ना, ये हो जाएगा यहाँ पर m डैश f डैश, ठीक है। और u आपका कितना हो जाएगा, u हो जाएगा आपका m डैश d, और r आपका कितना हो जाएगा r2। ये देखिए अपने सारे मान आ गए, ठीक है। चलो आइए, अपने को ये और इसकी तुलना करनी। पहले अपने पास क्या था, ये और ये वाला माध्यम था,
पहले अपने पास क्या था, ये और ये वाला माध्यम था। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि अगर अपने पास जी म्यू ए यानी दूसरा वाला माध्यम ग्लास वाला और ये हवा वाला हो तो अपन क्या लिखते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू। माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे लिखा जाता है, म्यू वन अपॉन म्यू टू, या इसी का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन ए म्यू जी। ए म्यू जी का मतलब दूसरा और पहला, अपन ऐसे लिखते हैं, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये अपन लिखते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, या इसी को अपन ऐसे कहते हैं वन म्यू टू। तो अब देखिए पहला एंगल आपतन किरण इधर बनता है पहले पृष्ठ में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाता है, म्यू टू। इस प्रकार आर दूसरे वाले में बनता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, म्यू वन पहले वाले का अपवर्तनांक। तो यही अपने पास देखिए कि अगर अपने पास जी म्यू ए हो, इसको और उसको ले तो अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू, या इसी का उल्टा क्या होता है, ए म्यू जी। अपने पास दूसरा अपवर्तनांक ये होगा ना, म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो ये लिख सकते हैं अपन। तो इसका मतलब वन अपॉन ए म्यू जी किसके बराबर हो गया, म्यू वन अपॉन म्यू टू। ये यहाँ पर लिखा जाएगा है ना, म्यू वन अपॉन म्यू टू इसकी जगह अपन तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, म्यू वन आपका वन है तो ये कितना हो गया, वन अपॉन म्यू टू। ठीक है, मतलब आप चाहो तो इसको दो के रूप में भी लिख सकते हो ऐसे। भाई जो पहले लिखा गया अपने पास वो ऐसे लिखा गया, आप इसको ग्लास ना लेकर जैसे अपन ने म्यू वन म्यू टू ले रखा था अपन ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता है कि जी म्यू ए ये किसके बराबर होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। अगर मैं इसको ए म्यू जी लिखूं मतलब टू और फर्स्ट नहीं, वन म्यू टू, वन म्यू टू किसके बराबर होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको टू म्यू वन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू, या यूं कहे तो इसको अपन कह सकते हैं कि इसी को अपन वन अपॉन म्यू टू कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन म्यू टू, टू म्यू वन दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, इस वैल्यू को वन अपॉन म्यू टू, म्यू टू को क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन म्यू टू अपॉन वी। वी देखिए अब इसके लिए एम डैश एफ डैश ये बन रहा वी आपका, इस किरण का अपवर्तन हुआ तो अपने पास क्या हो जाएगा, एम डैश एफ डैश। ठीक है, माइनस म्यू वन, म्यू वन की जगह अपन वन लिख सकते हैं अपॉन यू। अब u इसके लिए ये हो जाएगा एम डैश डी डैश, जो पहले वाले का इमेज बन रहा है वो दूसरे वाले के लिए किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि एम डैश डी बराबर इसकी जगह वापस हुई वन अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू। ठीक है, अब ये थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको मिटाना। सारा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या है ना। चलो आगे चलिए, अब आप इसको अपन और कैसे चेंज कर सकते हैं, अपन चाहे तो इसको हल्का सा और चेंज करके लिख सकते हैं। इसको नीचे ले लेते हैं ना, तो आपकी समीकरण क्या बन जाएगी, वन अपॉन म्यू टू आपका नीचे आ गया एम डैश एफ डैश माइनस वन अपॉन एम डैश डी बराबर, यहाँ से अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। एलसीएम क्या हो गया ऊपर पास, ऊपर उल्टा लिख दिया मैं, म्यू वन माइनस म्यू टू, ये होगा म्यू वन माइनस, इसके नहीं कुछ नहीं वन लग देंगे। ठीक है, एलसीएम ऐसे कैसे ले रहा हूँ मैं, एलसीएम भी तो ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं अपन वन लिखा, ठीक है, इसके नीचे अपन वन लिखा तो इसका मतलब एलसीएम आ गया आपका म्यू टू आर टू। ठीक है, एलसीएम आपका म्यू टू आर टू हो गया, तो यहाँ तो हो गया आपके पास वन माइनस म्यू टू से म्यू टू कट गया, वन माइनस म्यू वन म्यू टू, ये होगा वन माइनस म्यू वन म्यू टू। आप चाहो तो इसको सोल्व करोगे तो एक बार तो हो जाएगा वन अपॉन म्यू टू आर टू माइनस एक बार क्या हो जाएगा आपका म्यू वन अपॉन आर टू। ओके, ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। चलो आइए इसको भी अपन ऊपर लिख देते हैं कि वन अपॉन म्यू टू एम डैश एफ डैश बराबर माइनस वन अपॉन एम डैश डी बराबर वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू टू आर टू, समीकरण नंबर 2। चलो आगे चलिए, अब अपन क्या लिख सकते हैं, एक समीकरण और बनाएंगे अपन, वो यहाँ पर बन जाएगी लेंस की मोटाई से। लेंस की मोटाई से, लेंस की मोटाई से अगर आपको एम डैश डी चाहिए, अगर अपने को क्या चाहिए यहाँ पर एम डैश डी चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं एम डी माइनस टी। आपको अगर एम डैश डी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या चाहिए
एम डैश डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये यू की दूरी है ना एम डैश डी, अगर आपको ये चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, एम डी इस पूरे में से कितना माइनस कर सकते हैं, टी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एम डी माइनस टी, ये भी काम आएगी समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, जब आप पूरा नोट्स बनाओगे ना तब आपको जाके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे किस प्रकार इसके पॉइंट आ रहे हैं। आगे चलिए, दो त्रिभुज बन रहे, एक तो बन रहा आपका त्रिभुज बी डी एम समरूप है, एक त्रिभुज और देखिए आप, त्रिभुज बी डी एम आपका समरूप है त्रिभुज सी डी एम डैश से, त्रिभुज सी डी एम डैश से। देखिए आप बी डी एम कहाँ रहा आपका, बी डी और एम, मतलब इसको आप ऐसे बता दीजिए, अगर आप इसको एक्सप्लेन करने का सही तरीका है ना, इसको ऐसे, और ये बिंदु है ना, ये बिंदु बिल्कुल इसके पास में ही है, ये बिंदु जस्ट इसके क्या है, संपाती है, ऐसे अपन मानते हैं। तो त्रिभुज बी डी एम आपका समरूप है त्रिभुज सी कहाँ पर है, ये रहा सी डी एम डैश, इसको भी ऐसे अपन बता सकते हैं, ठीक है, कि त्रिभुज सी डी और एम डैश ये ट्राइंगल के समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा क्या होती है अपने को पता है, सी एम डैश अपॉन बी एम। एक बार मैं लिख देता हूँ, ये सी एम डैश अपॉन बी एम बराबर एम डैश डी अपॉन एम डी। देखिए दो त्रिभुज लिए सी डी एम डैश, तो सी डी एम डैश की भुजा हो गई यहाँ पर सी एम डैश, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ऐसे अपन लेते नहीं लेंस के अंदर यहाँ से यहाँ तक, फिर अपन इस पॉइंट को सीधा एम डैश के बराबर मान लेते हैं। इधर से सी एम डैश लिया तो इधर से अपने पास क्या आ गई, बी एम, ये वाली भुजा सी एम डैश अपॉन बी एम बराबर, इधर से अपन ने लिया एम डैश डी, ये पूरा त्रिभुज आपका एम डैश डी लिया, तो उधर से अपने पास क्या हो गई, एम डी, एम और डी, ठीक है। आप चाहो तो इसको वापस चेंज कर सकते हो, कैसे, अपने को पता है सी एम डैश, यहाँ से यहाँ तक इमेज की हाइट है एच डैश अपॉन बी एच किसकी हाइट है, एच बराबर एम डैश डी अपॉन एम डी, समीकरण नंबर 4। बहुत सारी समीकरण बनेगी ऐसे, पॉइंट टू पॉइंट चलेगा अपना टॉपिक। चलो आगे आइए वापस, इसी प्रकार त्रिभुज, एक और त्रिभुज बन रहा है आपका, इसी प्रकार त्रिभुज पी एफ डैश ओ, त्रिभुज पी एफ डैश ओ समरूप है त्रिभुज सी एफ डैश एम, समरूप त्रिभुज सी एफ डैश एम के, ठीक है। दो त्रिभुज बन रहे आपके त्रिभुज सी एफ डैश एम डैश। चलो आइए, त्रिभुज पी एफ डैश ओ कहाँ रहा, पी, ये ध्यान रखना ये पूरी भुजा है, ये है ना, ये आपकी पूरी भुजा है, इसको अपने को ऐसे पीछे बढ़ाना, तो पी एफ डैश, थोड़ा डायग्राम आपका क्या हो रहा है, थोड़ा तिरछा हो रहा है, ओ समरूप होगा त्रिभुज सी कहाँ रहा आपका, त्रिभुज सी एफ डैश एम डैश के, ये बड़ा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा, बड़ा ट्राइंगल है वो आपके छोटे ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। चलो आइए आगे करते हैं अपन, आगे क्या हो जाएगा अपने पास, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो अपन लिख सकते हैं सी एम डैश अपॉन पी ओ, सी एम डैश अपॉन पी ओ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एम डैश एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश, एम डैश एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश, ये हो गया। देखिए आप त्रिभुज पी एफ डैश ओ, पी एफ डैश ओ ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज सी एफ डैश एम डैश के, इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप है अपने पास तो सी एम डैश, इसकी भुजा क्या होगी अपने पास, सी एम डैश बराबर होगी पी ओ के, तो पी ओ बराबर इसी प्रकार एम डैश एफ डैश किसके बराबर होगी आपकी, एम डैश एफ डैश ओ एफ डैश के, ओ एफ डैश। अब वही चीज़ देखिए आप, सी एम डैश यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है आपके पास, एच डैश अपॉन पी ओ, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक भी अपन एच बता सकते हैं, जैसे ये वाली एच है आपकी तो ये भी क्या होगी एच, एच डैश अपॉन एच बराबर एम डैश एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश, ठीक है। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 4, ये बनी, ये बन गई आपकी 5। दो ट्राइंगल पढ़ लिया अपन ने और दोनों ट्राइंगल को अपन ने क्या बता दिया, समरूप बता दिया। चलो आगे चलिए, थोड़ा डायग्राम का ध्यान रखना, आपका डायग्राम थोड़ा है ना, इसको मैं वापस बना देता हूँ, इसका डायग्राम की थोड़ी दिक्कत आएगी अपने, डायग्राम है ना आपका डायग्राम, वो अपने को ऐसे समझना है, जैसे ये हो गया अपना ठीक लेंस, ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, थोड़ा नीचे कर दिया इसको। डायग्राम वापस समझा देता हूँ क्योंकि किरणों का क्या हेलबेल हो गया यहाँ पर। ये हो गया ठीक, ये आपकी पहली किरण आई ए बी,
L M और N, ये हो गया आपका L डैश M डैश और N डैश। ओके, ये आपकी एक मेन एक्सिस होगी बीच में जो बिल्कुल आपकी O पॉइंट पर है, और यहाँ से ये T दूरी पर इसका लेंस है। ओके, ये आपकी कोई आपतित किरण नहीं ऐसे, ठीक, आपतित किरण आई और यहाँ से अपवर्तित हुई ऐसे, ठीक है। अगर अपन इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इधर से आती हुई अपवर्तित हो रही है। अगर आप इस किरण को पीछे बढ़ाओगे तो ये डी बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सी बिंदु पर आकर गिरी, ये सिर्फ पहला पृष्ठ हुआ, ध्यान से देखिए आप। ए बी आपकी आपतित किरण है, फिर अपन ने इसको पहला पृष्ठ से अपवर्तित हुई तो ये सीधी सी पर मिली और आगे की तरफ बढ़ गई, तो मतलब पहला पृष्ठ का अपवर्तन ये हो गया। लेकिन यहाँ से दूसरे से इसका वापस अपवर्तन होता है और ये किरण आपकी ऐसा हो जाती है, यहाँ से इस पृष्ठ से अपवर्तित होती है, आपकी किरण ऐसा हो गई, ठीक है। तो सी और ये मान लें यहाँ पर एफ डैश पर आकर मिल गई। फिर अपन ने इस किरण को पीछे बढ़ाया, अरे यार इतनी नहीं घूमेगी ये किरण, ऐसे घूमेगी। इस किरण को अपन ने पीछे बढ़ाया तो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही, ऐसे लगा। और इस किरण को भी अपन ने ऐसे पीछे बढ़ाया तो ऐसे लगा जैसे ये दोनों यहाँ से, इसको है ना आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर पी बिंदु से आती हुई मिल रही, ठीक है। तो सी एम डैश हो गया, एफ डैश हो गया और ये चीज़ अपने पास होगी। अब अपने को पता है इसकी हाइट अपन ने क्या मान ली, एच, और इसकी हाइट अपन ने क्या मान ली, एच डैश, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको पता है, एच हो जाएगा। बस अपने पास ये सारा सिस्टम था। अब अपन ने जो देखा ना वापस देखिए आप, एक बार अपन बता दें, त्रिभुज बी डी एम, बी डी ये रहा आपका पूरा, है ना, ये पूरा पार्ट आ रहा है, ध्यान रखना। इसको अपन ने पीछे बढ़ाया ना ऐसे, तो ये ऐसे लग रहा है थोड़ा, क्या ये डायग्राम अपना सही नहीं बन रहा। इसको अगर अपन इस वाली लाइन को अगर अपन पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे लग रहा है यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज बी डी एम, समरूप होगा कौन से त्रिभुज के, सी डी एम डैश के। सी कहाँ रहा आपका, सी डी और एम डैश, मतलब यहाँ पर आप एक भुजा मान सकते हैं अपन, और उस भुजा को अपन इसके इक्वल बता नहीं, बता संपाती होगी। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा होगी, देखिए सी एम डैश। सी एम डैश कहाँ पर है आपकी, ये रही सी एम डैश, और इसकी क्या हो जाएगी, बी एम। बी एम बराबर एम डैश डी, एम डैश डी कहाँ रही आपकी, एम, एम डैश डी बराबर इसके होगी एम डी के, एम डैश डी बराबर एम डी। इसका मतलब ये तो है आपके पास एच डैश और ये एच, ये ऐसे कैसे। इसी प्रकार एक त्रिभुज बना आपका पी एफ डैश हो, ये रहा देखिए पी एफ डैश ओ समरूप होगा त्रिभुज सी एफ डैश, सी एफ डैश और एम डैश के। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में अपने डायग्राम को वापस समझ लिया। अब आगे चलिए आप वापस, अपने पास ये दो समीकरण आई, समीकरण 4 और 5 से, ये दोनों किसके मान है, एच डैश अपॉन एच इसके मान है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से दोनों एच डैश अपॉन एच के मान है, तो अपने पास एम डैश एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश, एम डैश एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश बराबर एम डैश डी अपॉन एम डी। ये अपने पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई, इसको मिटाइए, इसके यहाँ पर अब रोल नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलिए वापस आप आगे चलेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे अपन तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं ओ एफ डैश किसके बराबर है, ओ एफ डैश बराबर ही अपने पास क्या है, एफ डैश, ओ एफ डैश इक्वल टू एफ डैश। और इसको आप इधर भेज दिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश बराबर एम डैश डी अपॉन एम डी इंटू 1 अपॉन एम डैश एफ डैश। इज डेट क्लियर, 1 अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, एम डैश एफ डैश। फिर वापस आगे चलिए आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैं क्या बता सकता हूँ, देखिए आप समीकरण 2 से, इसको यहाँ पर रोक लेते हैं अपनी समीकरण नंबर 6। समीकरण 2 से मैं समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए 1 अपॉन म्यू टू एम डैश एफ डैश, वो रही 1 अपॉन म्यू टू एम डैश एफ डैश बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू टू एम डैश एफ डैश बराबर 1 अपॉन एम डैश डी, 1 अपॉन एम डैश डी प्लस 1 माइनस म्यू टू अपॉन म्यू टू आर टू, 1 माइनस म्यू टू प्लस 1 माइनस म्यू टू अपॉन म्यू टू आर टू। देखिए अब इसका रोल नहीं अपने पास, इसको मैं हटा रहा हूँ, है ना, डायग्राम का अब जरूरत नहीं है, इसको समझ लिया अपन ने।
ये रही समीकरण 2 आपकी। समीकरण 2 से अपन ने क्या लिखा, 1/μ2 f डैश बराबर उस मान को उधर भेज दिया, तो अपने पास क्या हो गया 1/m' प्लस 1 माइनस μ2 क्यों लिखा, क्योंकि μ1 1 होता है, μ1 एयर के लिए कितना हो जाता है 1 होता है, तो अपने पास क्या समीकरण होगी 1 माइनस μ2/μ2 r2। आगे चलिए वापस, आगे अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, μ2 कॉमन लेना है ना, तो μ2 माइनस 1 हो जाएगा r2। हाँ, यहाँ से अगर मैं 1/μ2 m डैश f डैश बराबर, या μ2 को मैं उधर भेज दूँ, इस μ2 को मैं उधर भेज दूँ, तो आपके पास क्या समीकरण हो जाएगी μ2/m डैश d प्लस μ2 1 माइनस μ2/μ2 r2। इज इट क्लियर, 1 माइनस μ2/μ2 r2। या ये मान आपका कट गया, और ये मान कटने के बाद आप इस समीकरण को कैसे लिख सकते हो, अब इसकी जरूरत नहीं है, समीकरण 2 की जरूरत नहीं, एक अभी चाहिए अपने को, थोड़ा बड़ा टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है, जब आप पॉइंट टू पॉइंट करोगे ना आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपन इसको लिख सकते हैं 1/m डैश f डैश बराबर μ2/m डैश d, μ2/m डैश d, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस करने का मतलब ये आपका मान ऐसे चेंज हो जाएगा μ2 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको माइनस कर दिया, इसका मतलब ये μ2 इधर आ जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। आगे चलिए, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 7। मेरे को याद नहीं आपके कितनी इक्वेशन बनी, आप उसके अनुसार सोल्व कर सकते हो। आगे जब अपन चलेंगे ना, तो यहाँ से आप देखिए एक पीछे मान आ रहा 1/m डैश f डैश का, वो अपने को इसमें रखना है समीकरण 6 से। ठीक है, 1/m डैश f डैश का मान है समीकरण 5 में रखने पर 1/m डैश बराबर 1/md। तो समीकरण 7 से जो इक्वेशन 7 से वैल्यू आई कौन सी 1/m डैश f डैश, इसको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 6 में। तो मान इक्वेशन 6 में रखने पर रखिए आप, ये वाली समीकरण क्या बन जाएगी आपके पास 1/f डैश इक्वल टू m डैश d/md, यहाँ तक ठीक है, m डैश d/md इंटू इसकी जगह अपने पास क्या हो जाएगा μ2/m डैश d माइनस μ2 माइनस 1/r2। जो इसकी वैल्यू थी वो अपन ने यहाँ पर पुट कर दी। आगे वापस इसका मान कैसे चेंज होता है देखिए आप, इसको अंदर है ना अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले मान को अंदर की तरफ, ये पूरा ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, ये इसकी जगह रखा गया। ठीक है, ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई है। चलो आगे मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 1/f डैश बराबर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो m डैश d/md इंटू μ2/m डैश d, और माइनस ये मान आगे जाएगा m डैश d/md, और इंटू में क्या हो जाएगा μ2 माइनस 1/r2। अब जो करता है उसको आप काट दीजिए, तो 1/f डैश बराबर m डैश d से m डैश d कट गया, μ2/md, यहाँ तक ठीक है, माइनस आगे क्या हो जाएगा वापस m डैश d/md इंटू μ2 माइनस 1/r2। ठीक है, एक नई इक्वेशन अपने पास आ गई है। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं ना, जब आप इसका नोट्स बनाओगे कॉपी के अंदर तब आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपने पास क्या स्पेस कम है, तो बार बार इसको क्या करना पड़ता है, मेरे को एरेज करना पड़ता है, इसलिए जब आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाओगे तो सारी लाइन आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब आगे चलिए, वापस एक नई समीकरण अपने को प्राप्त हो गई, हाँ μ2 माइनस 1/r2 इंटू m डैश d। एक अपने पास समीकरण एक जो स्टार्टिंग में आई हुई है, उस समीकरण एक से मैं मान निकालता हूँ md का, वो लिखा हुआ है अपने पास, तो इस मान को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, समीकरण 1, और एक समीकरण 3 से मैं मान निकालता हूँ m डैश d/md का। आगे चलिए, अब अपने पास क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा और आंसर आ गया अपने पास। समीकरण 3 से वापस, समीकरण 3 से अगर इसमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ md से, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी m डैश d/md बराबर, md को md से डिवाइड किया 1 हो गया, माइनस इधर क्या हो जाएगा t/md। तो अपने पास एक नई समीकरण मिल गई, इसको आप बना लीजिए 8, और ये बन गई अपने पास 9। तो समीकरण 9 जो इक्वेशन 9 आई, उसके अंदर तो है m डैश d/md का मान, तथा समीकरण 1 से किसका मान md का मान, तथा समीकरण 1 से md का मान समीकरण 8 में पुट करने पर, ये देखिए दोनों मान एक साथ अपन पुट कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन 8 में रख रहे हैं। देखिए कैसे इसका मान चेंज होता है,
तो स्टार्टिंग में आ जाएगा अपने पास म्यू2। हाँ देखिए आप, इसके अंदर अपन md का मान इक्वेशन फर्स्ट से वो आया हुआ है, ठीक है। और एक अपन लिख रहे हैं m' d अपॉन md का मान, तो m' d अपॉन md का मान समीकरण 9 से आया हुआ, तो समीकरण 9 से m' d अपॉन md का मान तथा समीकरण 1 से md का मान समीकरण 8 में रखने पर, तो चलो आइए अपनी समीकरण क्या बन जाएगी, 1 अपॉन एफ डैश बराबर म्यू2, और इस md की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर से म्यू2 r1, और यहाँ क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस 1। आप इसको क्या लिख सकते हो, म्यू2 माइनस 1 लिख सकते हो। कैसा है वो आपको पता है कि ये आपका वापस कितना हो जाता है, 4 एयर के लिए म्यू1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो म्यू2 माइनस 1 ये हो गया, माइनस m' अपॉन md, m' अपॉन md की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस t अपॉन md, और इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस टी अपॉन md, ये जो चल रहा मान है ना इनटू में आ जाएगा म्यू2 माइनस 1 अपॉन r2। म्यू2 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। ये अपने पास एक नई समीकरण आ गई, म्यू2 माइनस 1 अपॉन r2। आप अपन इसको सोल्व करते हैं, म्यू2 से आपका म्यू2 कट गया, म्यू2 से अपना क्या हो गया, म्यू2 कट गया, ठीक है। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 अपॉन एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू2 माइनस 1 अपॉन r1, म्यू2 माइनस 1 अपॉन r1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, वो का वही लॉजिक रहेगा, सबसे पहले 1 से ये मल्टीप्लाई होगा आपका पूरा मान, तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू2 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। और अब ये देखिए आप माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और अब अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस म्यू2 माइनस 1 अपॉन r2 और t इंटू md, t अपॉन md, ठीक है। म्यू2 माइनस 1 अपॉन r2 और t अपॉन क्या हो जाएगा आपका md हो जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पर वापस वो मान रखकर इसको अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर म्यू2 माइनस 1 बाहर कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन एफ डैश बराबर, यहाँ से अगर अपन म्यू2 माइनस 1 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और ये भी बाहर आ गया, प्लस म्यू2 माइनस 1 आपका बाहर चल रहा है, और ये हो गया आपके पास 1 अपॉन r2 इंटू टी अपॉन md, md की जगह यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, md की जगह अपन लिख सकते हैं म्यू2 r1, और ऊपर क्या चला जाएगा आपके पास म्यू2 माइनस 1, म्यू2 r1 और म्यू2 माइनस 1, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ डैश बराबर म्यू2 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 प्लस टी म्यू2 माइनस 1 अपॉन r1 r2 म्यू2, ये हो गया आपका सूत्र, ठीक है। उपरोक्त सूत्र थिक लेंस की रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये हो गया आपका मोटे लेंस के अपवर्तन का सूत्र। थिक लेंस का रिफ्रैक्शन फॉर्मूला उसकी फोकल लेंथ का आएगा, वो ये हो जाता है। अगर अपन इस लेंस को छोटा कर देते हैं, इसी का अपन आगे जब अपन इसका टॉपिक पढ़ेंगे, अगर आप इस लेंस को छोटा कर दोगे तो छोटा करने का मतलब आपका टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वापस छोटा हो जाता है। तो बस आज के लिए अपन इतना ऐसा ही पढ़ेंगे, और आज का आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आप करोगे कि एक टी मोटाई के लेंस से टी मोटाई के लेंस उसकी अपवर्तन को समझाइए और उसके द्वारा प्राप्त फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।